लेकिन इजराइल की पूरी तरह बैकिंग कर दी है। और इस बैकिंग की सूचना केवल अमेरिका से नहीं अपितु G7 बैठक से निकलकर आई है। अमेरिका अगर इजराइल के पीछे खड़ा है तो G7 की इतनी मजाल नहीं थी कि वो अमेरिका के इतर जाकर कोई बयान दे। यही कारण है कि G7 कंट्रीज ने भी इजराइल की बैकिंग कर दी है, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अब जो ताजा धमकी दी है उसे पावर टैक्टिक्स माना जाए या फिर ईरान पे होने वाले एक बड़े हमले की एक पूर्व सूचना मानी जाए। क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है उसे देखते हुए दो ही बातें लगती हैं कि इतना प्रेशर ईरान पर क्रिएट कर दो कि वो खुद नेगोशिएशन टेबल पर आकर बैठे और कहे कि हमारे साथ डील कर लीजिए, हम पूरी तरह न्यूक्लियर डिसमेंटल करने को तैयार हैं, या फिर अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ देने के लिए आगे बढ़ा है उनके कुछ नमूने आपको इन ट्वीट से देखे जा सकते हैं। ट्रंप ने ताजा जो ट्वीट किया है G7 से अब से 3-4 घंटे पहले ही, उस ट्वीट के अंदर भाषा है कि ईरान शुड हैव साइन द डील। मैंने उससे पहले ही कहा था कि डील पर साइन कर लो। व्हाट ए शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन। एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। साफ साफ और सीधे शब्दों में सब लोग जो भी ईरान के अंदर हैं या तेहरान में हैं वो देश छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता। इस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान इतना मायने रखता है कि ये आने वाले समय में अगर तेहरान ने यानी कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो जबरदस्त तरीके से तेहरान में डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होगा। आप इसका अर्थ इस तरह समझिए कि ईरान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसने ट्वीट डालकर कहा है ऑल इंडियन नेशनल्स और PIOs पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो ईरान में हैं हु कैन मूव आउट ऑफ तेहरान यूजिंग देयर ओन सोर्सेज आर एडवाइज टू मूव टू ए सेफ लोकेशन आउटसाइड द सिटी। ये अब से 2-3 घंटे पहले का इंडिया का जो ईरान में एम्बेसी है उसका ट्वीट है। इसका मतलब ये मजाक नहीं चल रहा है। भारत ने अपने लोगों को जो ईरान में है उन्हें साफ कहा है जिस भी तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं बाहर निकल जाइए, तेहरान में आप सुरक्षित नहीं हैं। अर्थात अब ट्रंप यानी कि अमेरिका इजराइल के साथ खैमने के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और इसी के चलते एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। देखिए, मैंने अक्सर कुछ प्रोसेस ऑब्जर्व किए हैं, जब जब ऐसी एडवाइजरीज आई हैं उनका इंपैक्ट भीषण रहा है। मैं आपको कुछ पुरानी एडवाइजरीज दिखा देता हूं जो कि इन आसपास के देशों से जुड़ी हुई रही हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, निकलने से पहले कोई निकलने के लिए कहां जा सकता है। तो ईरान से पाकिस्तान जाने वालों का तो नंबर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक और तुर्की, इनमें से सबसे ज्यादा जो रास्ते ऑप्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा वो आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की वाले रास्ते हैं। इनमें से भी जो तेहरान के अंदर रहने वाले ईरानी हैं वो खुद टर्की जाकर के शरण ले रहे हैं। ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कई सारे बड़े हैंडल्स ने इस तरह की तस्वीरें शो की हैं जिसमें ईरान से लोग यानी तेहरान से लोग निकलकर भागते हुए कार से दिखाई दे रहे हैं। ये आज अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्शंस दिए कि तेहरान छोड़कर निकल लो, इसके बाद की कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी तेहरान को ध्यान में रखते हुए जैसे ही चेतावनी दी और उस चेतावनी में इस बात को फोकस किया कि न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता ईरान, तो यह बात लोगों के दिमाग में आने लगी कि क्या पहले भी ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है। तो साथियों, अब तक लगभग 35 बार ट्रंप बोल चुके हैं अलग अलग मंचों पर कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। अब नहीं रख सकता, इसी के लिए इन्होंने जो पुराना कार्यकाल था उस समय पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और इन्होंने जो P5+1 कंट्रीज के द्वारा JCPOA नाम का एग्रीमेंट किया गया था पाकिस्तान के साथ, परमानेंट 5+ जर्मनी के द्वारा, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया था खुद के राष्ट्रपति बनते ही। ना शुरू हो गई हैं। आप इन तस्वीरों से एक चीज का अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं और वो ये है कि इससे तेहरान में रह रहे ईरानियों को भी बड़ी चिंता हुई है। और मैं याद दिला दूं, जब जब अमेरिका ने अपने लोगों को मैसेज दिया है या दुनिया के लोगों को मैसेज दिया है उसके बाद कुछ जरूर हुआ है। फिर चाहे अफगानिस्तान का मसला रहा हो, जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन में आने वाला था, या फिर यूएस के द्वारा यूक्रेन के अंदर अमेरिकन को टारगेट करके यह कहा गया हो कि वहां से निकलो। उसके कुछ ही देर बाद आप यहां पर देख सकते हैं 11 फरवरी को अमेरिका यूक्रेन में अमेरिकियों को कहता है और थोड़े ही दिन बाद 24 फरवरी के दिन रूस यूक्रेन के अंदर हमला कर देता है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अमेरिका जब जब मैसेज देता है, आप और भी उठाकर देखिए तो सीरिया में भी इन्होंने ऐसे ही अपनी तरफ से यूएस सिटीजन्स को मूव करने के लिए कहा था। उसके तुरंत बाद सीरिया के अंदर रिबेल ग्रुप्स का कब्जा होता है और यहां के राष्ट्रपति निकलकर भाग जाते हैं। अब जो इन्होंने मैसेज दिया है वो तेहरान की आम जनता को भी दिया है। एक तरह से आम जनता को यह रियलाइज कराया जा रहा है कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपके यहां पर जो खैमनेई बैठा हुआ है हमारी उससे दुश्मनी है। खैमनेई अगर मरता है तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी,
अगर खेमनेई जिंदा रहता है और न्यूक्लियर वेपन बना लिया जाता है तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी। अमेरिका बार बार और नेतन्याहू बार बार जनता को संबोधित करते हुए यही कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक अपडेट और है साथियों, और वो ये है कि आज और कल यानी पिछला जो 16 तारीख है और आज की जो दिन है, इस दिन G7 की बैठक होनी थी कनाडा में। ट्रंप देर रात वहां पहुंचते हैं और अल सुबह वहां से निकलने का मैसेज आ जाता है कि ट्रंप यहां से निकल रहे हैं। ये थोड़ी ही देर इस मीटिंग में रुकते हैं, इन्हें फाइनल तक रुकना था लेकिन ये नहीं रुकते और निकलते समय ये कहते हैं कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा और मैं मानता हूं कि आप जानते होंगे कि अर्जेंट काम क्या है। इसका मतलब एक तरीके से ट्रंप ने इस G7 में आए हुए दुनिया भर के न्यूज चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को अपने इस मंच से यह इंफॉर्म कर दिया है कि अमेरिका की हम हमला करेंगे। नहीं नहीं, हम कोई हमले की प्लानिंग में नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस तरह की इंटेंसिटी को देखकर पहले ही किनारा कर लिया है और वो जिस तरह की सॉलिडेरिटी शो कर रहा था उसके द्वारा शो की गई सॉलिडेरिटी पर एक भी मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। इससे ये जो रीजनल लीडर बनकर निकला, ओबामा के कालखंड वाला एग्रीमेंट इन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन ट्रंप ने जब बाइडेन वापस आए तब बाइडेन ने भी हालांकि इनके साथ कुछ भी नेगोशिएशंस नहीं किए। ट्रंप जब वापस आए तब इन्होंने इनके साथ में एक डील करने की कोशिशें की और वो ये थी कि आप अपने यहां से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दो। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियर वेपन तो है ही नहीं, खत्म क्या कर दें? एनरिच्ड यूरेनियम इनके पास ज्यादा इकट्ठा हो रहा है जिसका ये न्यूक्लियर बॉम्ब में उपयोग कर सकते हैं। ट्रंप ने इनसे कहा कि आप टेबल पर बैठिए, एनरिच्ड यूरेनियम वापस कर दीजिए, उसका उपयोग मत करिए, आइए उसको लेकर कुछ डील कर लेते हैं। डील क्या हो सकती थी? डील यह संभव थी कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान पकड़ा था आईएईए को, आईएईए अपनी निगरानी के अंदर उस एनरिच्ड यूरेनियम को उन देशों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है रिएक्टर्स चलाने में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने में, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता और बदले में ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शंस हट जाते। सारे सैंक्शन हटने से ईरान के अंदर खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आती, दुनिया के देश भर भर के यहां से तेल खरीदते। दुनिया के बहुत से देश जो आज भी आबाद हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, दुनिया के 8-10 देश ही हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। बाकी देश जो चाहे जापान, साउथ कोरिया जैसे तमाम तरक्की पसंद जो देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर भी वो दबा के तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में इनका ऑफर इनके लिए यही होता कि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए, इस वेपन की चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो उस वेपन को बना करके अस्थिरता पैदा करने की है। आप चाहते हैं कि दुनिया के वो देश जो ईरान के खिलाफ हैं उनके खिलाफ आप वेपन का उपयोग करें। इस चीज को हम नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने एक तरह से इन्हें यह डील देने का प्रयास किया, लेकिन जब ईरान ने किसी तरह से बात नहीं मानी, ईरान मान भी जाता, पता नहीं मानता या नहीं मानता, क्योंकि शनिवार के दिन तो बात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने धमाके कर दिए, क्योंकि इजराइल जानता था कि ईरान सुधरने वाला नहीं है। और ऐसे में इजराइल ने ईरान के अंदर जो इनके सैन्य प्रमुख हैं, इंटेलिजेंस प्रमुख हैं, उन सबको एक एक करके निशाना बना लिया। इस बात के बाद ट्रंप को लगा कि यार वाकई में इजराइल की खुफिया जानकारी ज्यादा सही रही होगी, अगर हम लोग थोड़ा भी डिले करेंगे तो हो सकता है ईरान अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा ले। तो ट्रंप का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो यही है, जो आज से कुछ देर पहले का है, कि आप लोगों को न्यूक्लियर वेपन तो रखने नहीं है, साथ में जो लोग भी यहां पर हैं वो तुरंत देश छोड़कर निकल जाएं, उसी में बेहतरी है। इन्होंने बार बार कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये वो मैसेज है जिसकी दरकार भारत को रह गई। भारत को यहां तक का मैसेज तो हमेशा मिला कि वी रीअफर्म द इंडिया हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन ये जो आगे वाली लाइन थी ना, वी रीअटर्ड आवर सपोर्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, मतलब हम इजराइल की सुरक्षा में साथ खड़े हैं, ये लाइन भारत को नहीं मिली थी, ये इजराइल को मिली है। G7 कंट्रीज ने साथ में आने की बात कह दी है। साथ ही साथ वी आल्सो अफर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन, ये बात अपने आप में ध्यान देने वाली है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के सिविलियंस को टारगेट किया था, उसने मिलिट्री टारगेट्स नहीं किए थे। ऐसे में इन्होंने कहा कि सिविलियंस को टारगेट करना गलत है। ईरान इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड टेरर, ये लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। G7 लीडर्स का ये कहना मायने रखता है कि ईरान खुद एक प्राइमरी और प्रिंसिपल सोर्स है इस क्षेत्र के अंदर अस्थिरता फैलाने का, उसे यहां से हटाना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली क्लियर दैट ईरान कैन नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन, ये लाइन अपने आप में बताती है कि इजराइल को यहां से फुल प्रूफ सपोर्ट मिला और ईरान के खिलाफ G7 कंट्रीज का अनाउंसमेंट हो गया। आप में से कुछ लोग तलाश रहे होंगे कि चाइना कहां है। G7 कंट्रीज में चाइना का नाम नहीं आता है, लेकिन यह देश बिना चाइना भी इस तरह का अगर स्टैंड लेते हैं तो यह अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम वो मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को मैं आपको बता रहा हूं कि ये इमानुएल मैक्रोन पब्लिकली सीकिंग, देखिए मैक्रोन का भी ट्वीट दिखाई देता हूं, मैक्रोन पर ट्रंप का जो कटाक्ष है वो देख लीजिए। पब्लिकली सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ऑफ फ्रांस मिस्टेकनली सेड दैट आई लेफ्ट द G7 in
इन कनाडा टू गो बैक टू डीसी टू वर्क ऑन ए सीज फायर, कि मैं सीज फायर कराने के लिए, अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, मतलब मैंने कहा ना पैसा पावर प्रसिद्धि आजकल के राजनेताओं में हो या फिर किसी में भी, मतलब हर तरह से रिश्ते भी आजकल इसी तरफ चल रहे हैं, पैसे की तरफ, पावर की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ, कि जिसके पास जो है वहां पर लोग पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में पब्लिकली प्रेसिडेंट पब्लिसिटी सीकिंग इमानुएल मैक्रोन, ये कहने का क्या मतलब था, क्योंकि ट्रंप खुद जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि ट्रंप गए हैं सीज फायर करवाएंगे, बोले नहीं मैं सीज फायर कराने नहीं गया हूं, ही हैज नो आइडिया व्हाई आई एम नाउ ऑन माय वे टू वॉशिंगटन बट इट सर्टेनली हैज नथिंग टू डू विद ए सीज फायर, मैं सीज फायर नहीं कराऊंगा, क्योंकि ट्रंप आजकल शांति दूत बनकर निकले थे, तो लोग इनके इसी अंदाज में मजे लेने लगे कि जल्दी जा रहे हैं तो सीज फायर करवाएंगे, जा रहे हैं। मच बिगर देन दैट, उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है, वेदर पर्पसली और नॉट, इमानुएल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। भाई साहब ये इमानुएल मैक्रोन को भी ट्रोल कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इमानुएल मैक्रोन ने कुछ भी हो ट्रंप को इतना तो उकसा दिया है कि ये सीज फायर नहीं कराएंगे, मतलब एक तरह से ये क्लैरिटी आने लगी होगी आपके दिमाग में, सीज फायर नहीं होने वाला, या तो ईरान आकर सरेंडर करके ये कहे कि ये पकड़िए न्यूक्लियर सिस्टम अपना हटे, या फिर अब आपको आज में बहुत तगड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं, रात तक या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अमेरिकन फोर्सेज आर मेंटेनिंग देयर डिफेंसिव पोस्चर, यहां पर अपडेट आने शुरू हो जाते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से आने लग जाता है कि हमारी फोर्सेज पूरी तरह तैयार हैं और हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए यहां पर खड़े हैं। लेकिन इस बीच में कुछ हैंडल्स ये न्यूज ही चला देते हैं कि साहब अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी फोर्सेज को भेज दिया है इजराइल के साथ, बोले भेजा नहीं है, हम वहां खड़े हैं कि हम पर हमला हुआ तो हम आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। यह अपने आप में अमेरिका का इजराइल के साथ अलग तरह का संबंध है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज भी यहां पर भेज दिया है, जिस पर तमाम प्रकार के एयरक्राफ्ट खड़े हैं, और ये मिडिल ईस्ट में पहुंचकर अगर ईरान कुछ भी गुस्ताखी करता है तो यहां से उड़ करके फाइटर जेट्स ईरान के अंदर हमला कर सकते हैं। पेंटागन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि ये क्या करने की स्थिति में है, सारी तैयारियां इस समय पर चल रही हैं। एक कंपैरिजन चार्ट आया था ईरान और इजराइल के बीच में कि किसके पास कितनी शक्ति है। एक बार में प्रथम दृश्यता देखते ही लगेगा कि ईरान हर चीज में ज्यादा पावरफुल है, चाहे फोर्स हो, रिजर्व फोर्स हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, टैंक हो, आर्टिलरी हो, एक्सपो एयरफोर्स हो। एयरफोर्स में थोड़ा सा नंबर इजराइल के पास ज्यादा है, लेकिन फाइटर जेट्स के अंदर थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, अटैक हेलीकॉप्टर में ज्यादा है, बाकी सभी जगह पर ईरान ज्यादा नंबर लेकर खड़ा है। लेकिन फिर भी ईरान पर ही चिंता क्यों व्यक्त की जाती है, इसका बड़ा कारण है क्योंकि अभी हम गलती केवल इजराइल के नंबर देखने की करते हैं। इजराइल के पीछे खड़े अमेरिका और अब G7 कंट्रीज को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के साथ जो देश आकर खड़े हुए हैं वो अपने आप में वर्ल्ड पावर हैं। इसी वजह से इजराइल का पलड़ा भारी हो जाता है। इस बीच में एक और खबर तैरने लगती है, और वो खबर है कि चूंकि यहां पर चाइना का किसी ने कोई रोल नहीं पूछा, G7 के अंदर चाइना था नहीं, चाइना की बात नहीं हुई, तेहरान के अंदर एक चाइनीज कार्गो उतरते हुए देखा गया। ये तस्वीरें हैं जो इस तरह से निकलकर वर्ल्ड फ्लाइट रिकॉर्डर पर आई कि ईरान के अंदर एक कार्गो जो कि सामान ले जाने वाला जहाज है वो चाइना से तेहरान पहुंचा है, यानी चाइना से ईरान पहुंचा है। फ्लाइट रडार 24 ने इसको कैप्चर किया और एक वीडियो सरफेस होने लगा कुछ इस तरह से कि इस तरह का एक कार्गो एयरक्राफ्ट है वो आया है। अब इस कार्गो एयरक्राफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब इसके अंदर हो सकता है डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 भारत के पास है, ऐसे रूस से इन्होंने भी लिया हुआ है, क्या पता वो सिस्टम यहां भेजा जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम चीन ने ईरान के साथ डील कर लिया हो जिसे चुपके से यहां भेजा जा रहा हो। अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या चीन ईरान का इस युद्ध में साथ दे रहा है। रूस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, रूस क्या मध्यस्थता कराने आगे आएगा या फिर ईरान की मदद करेगा, क्योंकि ईरान ने रूस की बहुत मदद की थी जब रशिया यूक्रेन चल रहा था। ऐसे में वो क्या करेगा यह जानने वाली बात होगी। इसका मतलब अगर चीन ईरान के साथ आकर खड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट में चाइना की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन तब जब ईरान बचेगा। लेकिन चाइना का जिस तरह से यहां पर रोल है वो अगर पाकिस्तान की तरह ही रहता है, जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, अगर वैसा ही रहता है तो निश्चित ही चाइना वर्ल्ड को फिर से अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ पा सकता है। कुल मिलाकर आ चुकी है बात अब इनके ऊपर कि क्या खैमनेई अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर न्यूक्लियर डील के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर तेहरान में जो हो रहा है उसके लिए तैयार होंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध रुकवा दो, इसलिए संभावनाएं तरह तरह की हैं, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो साफ हर जगह कह चुके हैं कि साहब मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध को रोका जाए, मैं चाहता हूं कि खैमनेई को खत्म किया जाए, ईरान को आजाद किया जाए, ईरान फिर से नई जिंदगी जीना शुरू करे। चाइना ने लेकिन यहां पर एक दाव और चला है जिससे यह पता चलता है कि यह ईरान के साथ कैसे खड़ा है। असल में चाइना ने अपने लोगों को इजराइल में कहा है कि वहां से निकल लो, वहां पर सुरक्षा के ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को चीन ने कहा है कि निकल लो। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। चाइना ने यह इजराइल
इजराइल में रह रहे अपने लोगों को मैसेज के थ्रू दिया है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अब पूरे इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है। हालांकि इंडिया ने ईरान में रह रहे अपने सिटीजन से कुछ कहा है, इजराइल में रह रहे सिटीजन से हमने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान के लोगों ने तो इस मैसेज को ले लिया कि हां भाई उन्हें तेहरान छोड़ देना चाहिए। क्या इजराइल के लोग इस मैसेज को लेंगे कि ईरान उन पर हमला करेगा और हमला करने से उन्हें भागकर चले जाना चाहिए? यहां पर यह बड़ा सवाल है। और यहां पर खेमनेई का आज का ही ट्वीट है और वो है कि हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड इमीडिएट कंक्वेस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक विल ट्रम्प ओवर द जियोनिस्ट रिजीम बाय द विल ऑफ गॉड। मतलब कि अल्लाह ताला की वजह से ये लोग जो हैं ये इजराइल के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा इनका आज सुबह का खेमनेई का ट्वीट था। अब इसका मीनिंग निकलता है तेहरान टाइम्स के माध्यम से और वो ये है, ए स्टर्न वार्निंग टू रेजिडेंट ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन द कमिंग आवर्स, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयर एंड स्पेस फोर्सेज will carry out a targeted attack against the occupied territories in response to the Zionist regime's direct aggression against the civilian area। इसका मतलब इन्होंने साफ कहा है ईरान वालों ने कि जितने भी लोग इजराइल में रह रहे हैं उन्हें हम मिलिट्री टारगेट ही मानते हैं। एनी सिटी, फैसिलिटी और सेंटर लोकेटेड विद इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, क्योंकि इजराइल को यह ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलते हैं, विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। मतलब ईरान का स्टैंड है कि वो इजराइल पर जो हमले कर रहा है, सिविलियंस को जो मार रहा है, वो सिविलियंस को मारना भी मिलिट्री टारगेट है। यू मस्ट इवैक्यूएट द सिटीज इमीडिएटली। यानी ईरान ने वही दाव इजराइलियों पर चल दिया है जो अमेरिका ने तेहरान के लोगों पर चला है। देखना होगा ये टेंशन कहां तक जाती है। कुल मिलाकर के आने वाला समय दोनों ही देशों के लिए काफी चिंताजनक है। ऐसे में अगर इनके बीच में कोई डील होती है तब तो कुछ भला होगा, अदरवाइज मिडिल ईस्ट फिर से लाल होने जा रहा है। पाकिस्तान का तो खैर क्या है, ये तो पहले ही सॉरी सॉरी बोलते हुए किनारे हो गया है। ये तो बेचारा मजाक देने आ जाता है, बाकी कोई मतलब है नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश है, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से तमाम साथी, अभी भी 50-52 हजार लोग जो